बीए फाइनल की इस कक्षा में हमारा आज का विषय है प्रतीक। प्रतीक, अर्थ, परिभाषा तथा प्रतीक एवं बिंब में अंतर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतीक कहते किसे हैं और प्रतीकवाद काव्य क्षेत्र में कब अवतीर्ण हुआ। प्रतीकवाद की स्थापना 1885 ईस्वी में फ्रांस में हुई सबसे पहले, और इनके संस्थापक थे फिगारो। फिगारो ने 1885 में फ्रांस में इसकी स्थापना की। प्रतीक का अर्थ, तिलक ने प्रतीक का अर्थ बताया है प्रति प्लस इक, यानी अपनी ओर झुका हुआ। किसी वस्तु का कोई एक भाग जो पहले गोचर हो फिर आगे की वस्तु का ज्ञान हो जाए, वह प्रतीक है। किसी वस्तु का एक भाग पहले दिखाई दे और उस एक भाग को देखते ही हम आगे की वस्तु का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या अनुमान लगा लेते हैं, वह प्रतीक कहलाता है। जिस प्रकार ईश्वर का ज्ञान कराने के लिए उसका कोई प्रत्यक्ष चिन्ह या प्रतीक हो सकता है जिसमें उसका अंश हो, यानी हम हनुमान जी, देखिए जैसे हम गदा देखेंगे, हमें तस्वीर दिखाई गई और तस्वीर का बाकी हिस्सा छुपा दिया गया, केवल एक गदा दिखाई दे रही है और प्रश्न ये किया गया कि कौन से देवता हैं। हम गदा देख करके आगे का पूरा आभास या ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और कहेंगे हनुमान जी। शुक्ल जी कहते हैं कि प्रतीक हमेशा अपने इत्र संकेत देता है और वह संकेत भावना जगाने का कार्य करता है। अपने इत्र संकेत यानी प्रतीक जो होता है वह अर्थ अभिव्यक्त नहीं करता, उससे दूसरा अर्थ अभिव्यक्त करता है, और वह जो दूसरा अर्थ है वो हमारी भावना जगाने का कार्य करता है। जैसे आप किसी मंदिर के आगे से निकले, मंदिर भी ईंट, चूना और गारे का बना हुआ है और मकानों जैसा ही है, लेकिन वह प्रतीक है परमात्मा के निवास स्थल का, और उसके सामने जाते ही हमारी गर्दन स्वतः ही झुक जाती है। प्रतीकवाद 1886 ईस्वी में फ्रांस में पनपा, जो रोमांटिसिज्म की एक शाखा थी। रोमांटिसिज्म वह धारा थी जो हिंदुस्तान में या भारत में स्वतंत्रतावाद के नाम से प्रचलित हुई छायावाद के बाद या उसके समानांतर। तो उसी रोमांटिसिज्म की एक धारा थी प्रतीकवाद। प्रतीक किसी ऐसी वस्तु का शब्द संकेत है जो गोचर नहीं हो सकती, ऐसी वस्तु जो दिखाई नहीं दे सकती, आपको कभी सामने नहीं आएगी, वो केवल उसका अनुभव किया जा सकता है। वस्तुतः प्रतीक शब्द का प्रयोग उस अदृश्य अथवा गोचर वस्तु के लिए किया जाता है जो किसी अदृश्य अप्रस्तुत विषय का प्रतिविधान उसके साथ अपने साहचर्य के कारण करती है। यानी प्रतीक उस चीज़ का प्रतिविधान करता है जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे सकती, जो अगोचर है, अदृश्य है, प्रस्तुत है, उसका प्रतिनिधित्व है प्रतीक करता है। और करता क्यों है? क्योंकि इन दोनों में कोई ना कोई साम्य, समानता या साहचर्य होता है। अदृश्य, अमूर्त, अश्रव्य, अप्रस्तुत विषय का प्रतीक प्रतिविधान दृश्य, मूर्त, सर्व्य, प्रस्तुत द्वारा किया जाता है। यानी जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका प्रस्तुत विधान जो दिखाई दे रहा है उससे किया जाता है, जो सुनाई नहीं दे रहा है उसका प्रस्तुत विधान जो सुनाई दे रहा है उससे किया जाता है, और ये सारे के सारे प्रतीक कहलाते हैं। यथा एक उदाहरण के रूप में देखिए आप, अदृश्य और अप्रस्तुत ईश्वर या देवता। ईश्वर को कोई नहीं देख सकता, देवताओं को कोई नहीं देखता, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व है या उनका प्रतिविधान कौन करेगा? उनकी प्रतिमा या अन्य कोई वस्तु, और हम मान लेंगे कि ये वही है, वो देवता है या ईश्वर है। अतः कहा जा सकता है कि प्रतीक अपने सहज रूप में अमूर्त विचार का प्रतिरूप या स्थानापन्न मात्र न होकर किसी ऐसे आदर्श विषय, सौंदर्य विहीन अर्थ का मूर्तिकरण का साधन है, अर्थ के मूर्तिकरण का साधन है, जिसकी अभिव्यक्ति अन्य माध्यम से असंभव है। यानी वह वस्तु या वह चीज़ जिसकी अभिव्यक्ति अन्य किसी साधन से नहीं हो सकती, उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए हम प्रतीकों का सहारा लेते हैं। वह अप्रस्तुत या अश्रव्य, अदृश्य वस्तु, व्यक्ति, ये कुछ भी हो सकता है जिसको हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसको प्रत्यक्ष दिखाने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। प्रतीक की विशेषताएं, प्रतीक की मुख्यतः दो विशेषताएं होती हैं।
एक तो प्रतीक सदैव किसी न किसी मध्यस्थ प्रकार के व्यापार का प्रतिनिधि होता है, अर्थात सभी प्रतीक में ऐसे अर्थ निहित हैं जिनमें केवल प्रत्यक्ष अनुभव के संदर्भ में नहीं जाना जा सकता। यानी प्रतीक जो होते हैं वो किसी न किसी बिचौलिए का काम करते हैं। आपके और ईश्वर के बीच में बिचौलिया काम कौन कर रहा है? उनकी मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति, जिसको केवल देख करके नहीं जाना जा सकता। फिर उसके बाद मूर्ति के बाद आप कल्पना करेंगे, विचार करेंगे, जो और अनुभूतियाँ होंगी, तब आप ईश्वर के नज़दीक पहुँचेंगे। और दूसरी बात यह है कि प्रतीक शक्ति को घनीभूत कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। आप चाहते हैं पूजा करना और आप यूं ही खुले में कहीं बैठ के पूजा नहीं कर सकते। आपको प्रतीकात्मक रूप में एक छोटा सा मंदिर या उसमें एक मूर्ति स्थापित करके बैठा दिया जाए तो आपका जो सारा ध्यान है या आपकी जो शक्ति है वो घनीभूत हो जाएगी और केंद्रित हो जाएगी एक जगह, उसी जगह जहाँ मंदिर है या जहाँ मूर्ति है, और आप पूजा कर लेंगे। तो ये शक्ति को घनीभूत कर देता है। प्रतीक के कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे पहला, प्रतीक अप्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रस्तुत का नाम है। प्रतीक की एक विशेषता यह है कि जो प्रस्तुत नहीं है वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी विशेषता यह है कि प्रतीक त्वरित गति से भाव जागृत कर देता है। त्वरित गति से हम जल्दी, मान लीजिए देखिए आप राह चल रहे हैं और आपको एक आ जाएगा हनुमान जी को दान में लाओ या शिव जी को लाओ, विष्णु को लाओ, आप नहीं ला सकते, लेकिन तुरंत आपको उसके अगर हनुमान जी की मूर्ति दिखाई गई तो तुरंत भाव से आपके मन में आ जाएगा। तीसरी बात है, प्रतीक पर युग, देश और संस्कृति की मान्यताओं की छाप रहती है। कहने का मतलब यह है कि हर देश, हर संस्कृति और हर युग के प्रतीक अपने अलग अलग होते हैं। किसी ज़माने में प्रतीक कुछ और रहे होंगे, वर्तमान समय में प्रतीक कुछ और हैं। प्रतीक पे संस्कृति, युग, देश काल का प्रभाव रहता है। चौथी बात, कवियों द्वारा प्रारंभ में प्रतीक व्यक्तिगत होते हैं और कालांतर में जाकर के वो रूढ़ हो जाते हैं। किसी समय में व्यक्तिगत प्रतीकों का सहारा लिया जाता है किसी बात विशेष के लिए। जैसे कबीर की हम पद पढ़ेंगे, वाणी पढ़ेंगे, तो उन्होंने अलग अलग चीज़ें, आत्मा को कभी किसी चीज़ का प्रतीक बताया, लेकिन धीरे धीरे चल करके वो प्रतीक जो होते हैं वो गूढ़ हो जाते हैं और वो एक इस पर कहते हैं कि स्वीकृत हो जाते हैं, वो रूढ़ बन जाते हैं, फिक्स बन जाते हैं। और उसके बाद उन वस्तु या उन चीज़ों का जिक्र ना करके उन प्रतीकों के नाम ले दिए जाते हैं। अब बात करेंगे प्रतीक के कार्य क्या क्या है। प्रतीक क्या काम करता है? सबसे पहले प्रतीक करता है किसी विषय की व्याख्या करना। प्रतीक किसी विषय की व्याख्या करता है। जैसे हमारे राह चलते हैं, हमारे सामने अगर मंदिर आता है तो वह मंदिर बना हुआ है पत्थर का, ईंट का, चूने का, लेकिन वह एक विशेष विषय की व्याख्या करता है और हमारी धारणा प्रबल हो जाती है कि वह ईश्वर का स्थान है। दूसरी बात है उसको स्वीकृत कराना। प्रतीक दूसरा कार्य ये करता है कि मंदिर नुमा कोई भवन बना हुआ ही हमें ईश्वर की ओर आकर्षित करेगा, अन्य किसी प्रकार का भवन बना हुआ हमें ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं करेगा, यानी स्वीकृति वह दिलाता है। पलायन का पथ प्रस्तुत करता है। तीसरी बात यह है कि प्रतीक हमेशा पलायन का पथ प्रस्तुत करता है, अर्थात मूल विषय से हटने की बात कहता है। सुप्त या दमित भावनाओं को जागृत करता है। प्रतीक का अगला कार्य है जो हमारी सोई हुई भावनाएं हैं या दमित भावनाएं या वासनाएं हैं, उनको जागृत करने का काम प्रतीक के माध्यम से होता है। किसी भी मूर्ति या किसी भी भगवान के किसी अन्य अंश या उसमें ईश्वर की छवि है, उसको देख करके हमारी भावनाएं जागृत हो जाती हैं। जैसे हम बात करेंगे किसी मंदिर के आगे से गुजर रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन वह ईश्वर का प्रतीक है और श्रद्धा से आदमी का सर झुक जाता है। अंतिम कार्य प्रतीक का है अलंकरण तथा प्रदर्शन का साधन होना। प्रतीक अलंकरण और प्रदर्शन के साधन हैं। जो चीज़ प्रस्तुत नहीं है उसका अप्रस्तुत प्रतीक होते हैं। जो प्रस्तुत नहीं हो सकती, जो अश्रव्य है, अदृश्य है, अगोचर है, अप्रस्तुत है, उसका माध्यम प्रस्तुत रूप में प्रतीक कराते हैं, अर्थात वे अलंकरण के साधन हैं, प्रदर्शन के साधन हैं। उनके द्वारा दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। प्रतीक की दो कोटियाँ हैं मुख्य रूप से। प्रतीक दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो होते हैं परंपरागत प्रतीक, जो हजारों वर्षों से मनुष्य के भावों को, विचारों को और कल्पनाओं को वहन करते आए हैं, वो परंपरागत प्रतीक या रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। और दूसरे होते हैं नवीन प्रतीक। वर्तमान अर्थात जो जो युग बदलता है तो युग धर्म बदल जाते हैं और समय के हिसाब से कविता में या साहित्य में प्रतीक भी बदल जाते हैं। जैसे भक्ति काल में या मध्यकाल में प्रतीक कुछ और थे,
आधुनिक काल में छायावाद में प्रतीक कुछ और हुए। प्रगतिवाद में जब कविता मृक्षवाद की ओर उन्मुख हुई, या आधुनिक प्रयोगवाद में या नई कविता में जब आधुनिक पीढ़ी की बात कही गई तो प्रतीक बदल गए। प्रत्येक देश की परंपराएं और प्रतीक अलग अलग होते हैं। ये बात हमने पहले की थी कि देश काल और समय के हिसाब से प्रतीक परिवर्तित होते रहते हैं। कुछ वैयक्तिक प्रतीक भी होते हैं जो जनजीवन से कटे हुए होते हैं, अर्थात वो थोड़े बहुत खास लोगों के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वो कहलाते हैं वैयक्तिक प्रतीक। हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी में आगे की जो कविता है वो सबसे अधिक प्रतीकवादी मानी जाती है। उन्होंने ज़्यादातर वैयक्तिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। जैसे एक कविता देखिए आप उनकी, सांप तुम सब बेतो हुए नहीं। यहाँ सांप किसी वर्तमान व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करता हुआ मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये उनका एक व्यक्तिगत प्रतीक है। अगला विषय है प्रतीक और बिंब में अंतर। प्रतीक एक प्रकार से रूढ़ उपमान का ही दूसरा नाम है। जब उपमान स्वतंत्र न रहकर पदार्थ विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वो प्रतीक बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतीक अपने आप मूल रूप में उपमान होता है और उपमान एक अचल बिंब होता है। उपमान जो है वह एक अचल बिंब होता है जिसके आयाम सिमटकर उसके भीतर ही बंद हो जाते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे अगर कहा गया, किसी ने कहा सूर्यास्त हो गया, इसके विभिन्न अलग अलग जो श्रोता होंगे, जिसकी जैसी प्रवृत्ति आदत होगी या जो जिस पैसे या व्यवसाय में होगा, वह सूर्यास्त हो गया वाक्य का अलग अलग बिंब ग्रहण करेगा और प्रत्येक के मन में अलग अलग बिंब बनेंगे। किसी के वंदन का बिंब बनेगा कि पूजा का समय होगा, किसी के अभिसार का बिंब बनेगा, किसी के दिया बाती का बिंब बनेगा, किसी के शाम का भोजन बनाने का बिंब बनेगा। अलग अलग प्रकार के बिंब बनते हैं, किंतु प्रतीक एक ही बनेगा। अगर किसी वाक्य को या किसी चीज़ का वर्णन किया जाए या प्रस्तुत किया जाए तो प्रतीक उसका एक ही होगा। प्रतीक भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रतीक के मूल में लक्षणा और व्यंजना काम करती है, जबकि बिंब के मूल में हमेशा अभिधा होती है। धन्यवाद। बाकी कल लो महेंद्र जी। धन्यवाद सर, आपको बहुत